चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th मैथ्स का ऑल कंप्लीट हो चुका है आपका। चैप्टर नंबर 4 की करते हैं आज सेशन की शुरुआत। तो जल्दी से फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए, वीडियो को कर दीजिए शेयर। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात भी आप लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए। देखिए चैप्टर नंबर 4 क्या है अपना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्या है इसमें पढ़ने के लिए, अब उसके ऊपर बात हम करेंगे कि इसमें क्या इतना इंपॉर्टेंट है जो हमको पढ़ना है, क्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहली बात मैं डिस्कस करूंगा सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बात करने के बाद मैं फिर बताऊंगा कि आपको क्या करना है। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मल जो आपका जर्नल फॉर्म होता है, जर्नल इक्वेशन जो होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है, जर्नल इक्वेशन यानी व्यापक समीकरण। हिंदी में बोलते हैं इसको व्यापक समीकरण। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस के c बराबर 0 a नॉट इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं व्यापक समीकरण, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण। यानी कि एक ऐसा समीकरण, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, जिसकी घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। उस इक्वेशन को बोलते हैं जिसकी पावर 2 होती है। जैसे इसकी इक्वेशन की पावर कितनी है, ax² आ रहा है, तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे मैंने लिखा 3x² 8x प्लस के 5 बराबर में 0, तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो ये इसमें कितनी पावर है इसकी पावर है आपकी 2, तो ये क्या हो गई, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अगर मैं इसको लिख दूं 8x प्लस के 5, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। 2 मिनट वेट कीजिए, ऐसा जल्दीबाजी नहीं पड़नी है कि आइए। तो वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं 4.1 एक्सरसाइज। सभी डियर स्टूडेंट्स कॉपी पेन निकाल लीजिए। तो कॉपी पेन आप लोग निकाल के बैठिए, आराम से किताब को लेकर के बैठिए। पहले अपना बेस क्लियर करते, थोड़ा सा बिल्डअप करके आगे की ओर जब मूव करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सर जनरल जो फॉर्म होती है वो ये होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर होती है 2, ठीक है। यानी घात अगर कोई इक्वेशन की है क्वाड्रेटिक की, तो वो कितनी होती है, 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा दिखता है कुछ इस तरीके का। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा सर, नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होने के लिए x² होना जरूरी है, जो कि जरूरी इसमें नहीं है। ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। कैसा है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो सर इतना समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता है, इसकी शक्ल सूरत कैसी है, अच्छा है कि नहीं है, मलूक है कि नहीं है, ये सब चीज समझ में आ गई। तो अब हम क्या करें, इस एक्सरसाइज को पढ़े नहीं पढ़े। तो देखिए मैं बताऊं आपको क्लियर सा सीधा सा फंडा बता रहा हूं, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो है आपको नहीं पढ़नी है, पहली वाली, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 आपको नहीं पढ़नी है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, 4.1 आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर पूछा गया है जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं, यानी ये सभी इक्वेशंस द्विघात समीकरण होंगे कि नहीं होंगे, ये सब चीज आपको पूछी गई है और आपको ये बतानी है। और अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन क्लास 10th के एग्जाम में नहीं पूछा गया है, क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। नो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि बताइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो अब ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो एक बार नहीं पूछा गया और आगे भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपसे बहुत छोटा सा पिद्दी सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। जबकि बच्चा पढ़ के आता है द्विघात समीकरण कैसा होता है, जिसकी पावर 2 होती है और इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके का सर इक्वेशन, इस तरीके के क्वेश्चन को करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, जिसलिए मैंने भी इसको सिर्फ इसीलिए इन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर सिर्फ इसी के लिए ही लिखा है
जिससे मैं आपको बता सकूं कि ये एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट भी नहीं है, ज्यादा टाइम का भी नहीं है। एक लेक्चर तैयार होगा ज्यादा से ज्यादा 40-50 मिनट का, और उसको वीडियो को डाल दो, बच्चे देख लेंगे, जबकि इंटरेस्टेड नहीं है। पिछले कई सीजनों से अपन लोग पढ़ा रहे हैं, पिछले भी सीजन में हमने यूट्यूब पर बना पढ़ाए थे इसको, पर लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा गया है टॉपिक, तो इसको फिर दोबारा रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं निकलता। सिर्फ इतना मतलब निकलता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है क्या नहीं होती है, तो वो चीज मैं आपको समझा चुका कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखती है, क्या होती है, इसकी पावर 2 होती है। तो आंसर्स भी कितने आएंगे, चलिए आंसर के ऊपर भी बात कर लेता हूं। इसके आंसर कितने आएंगे, 2 आएंगे। जब पावर 2 है तो आंसर भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट से बताइए। इसको पढ़ने की डियर स्टूडेंट्स कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें सिर्फ इतना समझना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है और कैसी दिखती है, और आप इसको सॉल्व भी करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी, ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो आगे की तो मूव करते हैं, क्योंकि अगले क्वेश्चन हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए आगे की एक्सरसाइज पर जाने से पहले थोड़ा सा चैनल का रिव्यू ले लेते हैं। आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट्स हो हमारे, तो आप लोगों को बताना मेरा जो है फर्ज बनता है। स्टूडेंट है तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो वीडियो को देख रहा है और जो न्यू स्टूडेंट है, तो फटाफट से पहले एक काम कर ले, जल्दी से फुर्ती से मेरी बात को अच्छे से सुन ले, जल्दी से चैनल को कर ले सब्सक्राइब। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको इस चैनल पर इस साल, मतलब इस साल जो है इस चैनल पर आपको 2024-25 के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी, एक भी पैसे की देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी क्लासेस आपको डेली टू डेली मिलती रहेंगी, मैथ, इंग्लिश, साइंस, सब क्लासेस डेली टू डेली, 9th to 12th आपको डेली क्लासेस अपडेट मिलेंगे, आपको ऑल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन मिलेंगी, डेली फ्री क्लासेस मंडे टू सैटरडे। ठीक है, फ्री पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, वहां पर क्लास के नोट्स जो मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, जो लिखता हूँ, आपको नोट्स बनाने की कोई भी कतई भी आवश्यकता नहीं है सर, 1% सिर्फ वीडियो को देखना है, पूरे फोकस के साथ देखना है। ठीक है, क्लास की जो पीपीटी होती है, सेल्फ प्रिपरेशन नोट्स जितने भी जो मैंने तैयार किए सब आपको मिल जाएंगे। डाउट सेशंस के लिए भी एक क्लास लगाई जाएगी आपकी, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको अलग से दिए जाएंगे, जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिला करेंगे कि आपको इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस है, ऐसा समझ सकते हो, आपके लिए टेस्ट क्वेश्चंस, टेस्ट पेपर जो होते हैं ना, वो आपको मिले करेंगे इस पर। ठीक है, और क्विज़ेस भी मिला करेंगी, तो ये सभी चीजें आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। तो जल्दी से फटाफट से ज्वाइन कर लो चैनल को, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, लोगों को, दोस्तों को बता दो, क्योंकि अब तो रिजल्ट भी आप लोगों का आ चुका है, और अब तो पढ़ाई करनी ही करनी है। जो 10th के हैं उनको 12th की तैयारी करनी है, क्योंकि 11th का तो सिलेबस चाहिए, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना होता है, पेपर तो 12th में से ही आता है। ठीक है, 12th की बुक्स में से ही आता है, तो 11th का तो कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि 11th से रिलेटेड बस कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो परेशान करते हैं, तो उनको पढ़ना पड़ता है। और जो 9th क्लास के हैं, जो 10th क्लास में अब आए हैं, उनके लिए स्वागत है दिल से, क्योंकि चैनल पर शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत। प्रश्नावली 4.2, प्रश्नावली 4.2, प्रश्नावली 4.2 में सर गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि, सर गुणनखंड विधि कहां से स्टार्ट करूं, यहां से लिख लूं, चलिए इधर से लिख लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि, अब मुझे ये बताएगा, फटाफट से ये बताइए गुणनखंड विधि कितने बच्चों पर नहीं आती है, जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि सीखेंगे हम, इसको बोलते क्या है, ठीक है, फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड। ठीक है, गुणनखंड विधि से हम करेंगे इक्वेशंस को सॉल्व। द्विघात समीकरण को द्विघात, यानी कि क्लासेस जो है ना आपकी, इतने आराम से, इतनी सिंपल लैंग्वेज में, एकदम बढ़िया तरीके से ऐसे चलेंगी जैसे मानो आपके घर पे टीचर आप आसानी से पढ़ा रहा हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, एकदम
होम जैसी फीलिंग मिलेगी आपको। बस आसानी से क्लास को देखिए एकदम रिलैक्स होके, कोई दिक्कत नहीं। कुछ समझ में नहीं आए कमेंट कर दो, आपके कमेंट्स के लिए बिल्कुल। देखिए द्विघात समीकरण जो हमारे हैं उनको सॉल्व, ठीक है, उनको जो सॉल्व करना है ना, उनको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं अपने पास, दो नहीं 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है गुणनखंड विधि, इसको बोलते हैं फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि। दूसरा जो मेथड आता है वो क्या है अपना, वो आता है श्रीधराचार्य वाला जो फॉर्मूला, जिसको हम श्रीधराचार्य विधि वाला जो फॉर्मूला होता है, जिसको हम वो क्या एक और बोलते हैं द्विघाती सूत्र, जिसको दूसरा नाम दिया गया है द्विघाती सूत्र। यानी जब हम अपने टाइम पे पढ़ते थे सन 2014-15 की बात है, जब हमारी बुक्स में इस फॉर्मूले का नाम श्रीधराचार्य विधि लिखा हुआ होता था, ठीक है। अब इसको द्विघाती सूत्र लिखा होता है, धराचार्य तो लिखा भी नहीं होता। चलिए अब तीसरा जो मेथड आता है उसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इन 3 विधियों से हमको एक द्विघात समीकरण को करना होता है सॉल्व। अब इन 3 विधि में से सर ये वाली विधि जो है पेपर में से हटा दी गई है, यानी सिलेबस में से हटा दी गई है। इस एक्सरसाइज को भी हटा दिया गया, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी, क्वेश्चन थे, उनको भी हटा दिया गया। अब हमारे पास सिर्फ 2 मेथड बचे हैं, गुणनखंड विधि और धराचार्य विधि। और इन सब में जो सबसे ज्यादा सरल अगर मैं बात करूं तो धराचार्य विधि है, बहुत ज्यादा, सिर्फ फॉर्मूला लगाते हैं आंसर आता है। इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पर बहुत, ये भी बहुत आसान है। अब हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से अपने से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है x² - 3x - 10 बराबर में 0। देखिए जिस पर नहीं आती वो सीख ले, एक वीडियो स्पेशल मैंने इसी के लिए बनाई है, तो कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो को डलवा दूंगा, वहां पर जाकर भी एक बार देख लीजिएगा, और एक बार मैं यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए x² - 3x - 10 बराबर 0। तो देखो करना क्या होता है, इसके आगे मान लेते हैं हम 1, इसके आगे क्या मान लेते हैं हम 1 मान लिया हमने, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस 10 का जो पीछे वाला 10 है उसका मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ में, तो कितना आएगा, -10 का 1 के साथ में करोगे तो -10 ही आएगा, ठीक है। आराम से समझते, ठीक है, ज्यादा जल्दी नहीं कर रहा हूं मैं। अब -10 का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -10 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या है, 2 नंबर ऐसे सोचने हैं, या फिर ऐसा कह सकते हो कि -10 का ऐसे फैक्टर करने हैं, ठीक है, जिनको जोड़ूं या घटाऊं -3 आना चाहिए, जिनको जोड़ूं या घटाऊं तो -3 आना चाहिए, या तो मैं जोड़कर लाऊं या फिर घटा के लाऊं, लेकिन आना कितना चाहिए, 3। तो देखो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 तो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 ही लाना है हमको। 5 और 2 का मल्टीप्लाई तो करें तो 10 आ जाएगा, लेकिन लाने कितने हैं, -3, तो -5 और प्लस के अगर 2 लिख दूंगा तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यानी हमने 2 नंबर कौन कौन से सोच लिए, 10 का फैक्टर किया हमने 5 और 2 से, 5 और 2 से किया तो गुणा करने पर 10 आ गया, और जोड़ने या घटाने पर कितना आ गया, -3। -3 कब आया, जब 5 माइनस के होंगे प्लस के 2 होंगे। तो इनको इस तरीके से लिख देना है यहाँ पर, -5x प्लस के 2x और 10 अपनी जगह पर सेम लिख देना है। यानी आगे वाला डिजिट जो है वो सेम है, पीछे वाला डिजिट जो है वो सेम है। वैसे 3x के साथ में थोड़ा बहुत बदलाव किया, वो किसके अकॉर्डिंग किया है, इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। 3x में जो बदलाव किया वो किसके अकॉर्डिंग किया है, इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग मैंने 3x में बदलाव किया है। क्लियर, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब करना क्या है, ठीक है, करना क्या है, देखिए करना क्या है। अब इसमें से आगे के 2 और पीछे के 2, इनमें से लेना है कॉमन। तो x में कॉमन ले लूं, क्योंकि x ही कॉमन दिख रहा है इसमें, तो यहां बचेगा x माइनस के यहां बच जाएगा 5 प्लस, इसमें से कितना कॉमन आ जाएगा सर, इसमें से आ जाएगा 2 कॉमन, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है ऐसी संख्या को बाहर निकालना है जिसका डिवाइड दोनों में चला जाए, इसमें भी और इसमें भी। तो 2 को जब कॉमन लूंगा तो 2 का भाग 2 में जाएगा तो x आ जाएगा, और 2 का भाग 10 में जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया x - 5, ये हो गया x - 5।
ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम आए हैं, बिल्कुल सेम साइन सहित बिल्कुल सेम आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन किया है हमने एकदम सही किया है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ है कि माइनस की जगह प्लस आ गया है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं गलती की है। ये दोनों ब्रैकेट्स एकदम सेम आने चाहिए तो हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, अगर सेम नहीं है तो क्वेश्चन गलत है। x माइनस 5 x माइनस 5, तो x माइनस 5 जो दोनों सेम है उनको एक बार इस तरीके से, फिर एक बार x और इस 2 को x प्लस 2 बराबर में 0। अब एक बार 0 x माइनस 5 के रखेंगे हम, तो x बराबर कितना हो जाएगा ये 5, और एक बार x प्लस 2 के बराबर 0 रखूंगा तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2। ये आपके आंसर निकल करके आगे x बराबर 5 और x बराबर माइनस के 2 गुणनखंड विधि के द्वारा। ऐसे करते हैं गुणनखंड विधि को, बहुत आसान है। मैंने काफी टाइम लिया इसको समझाने में। आप चाहो तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने काफी स्लो समझाया है तो आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर में 0। इसको भी ऐसे ही करना है। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 12 के फैक्टर करने हमको ऐसे कि जोड़ू घटाऊं तो 1 आ जाना चाहिए, 1x। ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ू या घटाऊं तो 1x आना चाहिए। तो मैंने लिया सर 4 और 3 को, 4 दिया है 12, और 4 में से 3 को माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिंपल है, बहुत आसान है, देख लीजिए। अब 2x स्क्वायर प्लस के 4x लिए हैं मैंने, तो x लगा लेना इसमें, और इसमें 3 लिया है 3x लगा लेना, माइनस के 6 बराबर में 0। ठीक है, अब आगे के में से 2 कॉमन, आगे के में से कॉमन, पीछे के वाले में से कॉमन, तो इसमें से कितना आ जाएगा 2x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस के 2 दूनी 4, इसमें से कितना कॉमन आ जाएगा 3, x माइनस माइनस प्लस, माइनस का 3 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा प्लस, तो 3 दूनी 6, यानी 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 का डिवाइड 3 में दोगे तो 1x, 3 का डिवाइड 6 में दोगे तो 2, x प्लस 2 और एक बार 2x और माइनस का 3, 2x माइनस का 3 बराबर में 0। एक बार x प्लस 2 के बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2, फिर एक बार 2x माइनस 3 के बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितने सिंपल से आंसर्स आ रहे हैं इनके। उम्मीद करता हूं अभी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी अगर थोड़ा बहुत कहीं डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है। अभी तो मैं 2 क्वेश्चंस अभी और कराऊंगा इसमें से। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के कितना था, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 5√2, 5√2, और ये कितना है, ये है आपका 7x। चलिए अब इसको करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 5√2 का जब √2 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो 5√2 कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया सर 10 हो गया, यानी गुणा करने पर कितना आया है 10। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं 10 के जिनको जोड़ू या घटाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन आना कितना चाहिए 7x, आना कितना चाहिए 7x आना चाहिए। तो मैंने फैक्टर लिए 5 के और 2 के, गुणा करूंगा तो 10 आ जाएगा। दो संख्या सोच ली 5 और 2, तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा 10, और इन दोनों को अगर जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को अगर जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो फैक्टर्स मिल गए मुझे, गुणा करने पर 10 है, जोड़ने पर 7 है, तो 5 और 2 हो गए वो। तो इनको सेम ऐसे लिख लेना है। फिर 7x को कैसे डिवाइड किया था मैंने 5 और 2 में, तो 5x और 2x, और इसको 5√2 बराबर में 0। अब इसमें से सबसे पहले देखो क्या करते हैं, 2x स्क्वायर है प्लस 5x है। देखिए सर 2 है, सिंपल 2 लिखा हुआ है,
आपको पता होगा, आपने क्वेश्चन किए भी होंगे। तो देखो √2 गुणा √2 करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। इसका मतलब जो सिंगल 2 लिखा हुआ है इसको मैं 2 बार अंडर रूट करके लिख सकता हूँ, क्योंकि √2 को गुणा करते हैं तो 2 आता है, सेम मल्टीप्लाई करते हैं जब अंडर रूट की वैल्यू का तो 2 आता है, सेम नंबर वो अंडर रूट हट जाता है और नंबर बच जाता है। तो ये 2 जो लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 x प्लस 5 √2। ऐसा मैंने क्यों किया, कॉमन ले सकूं मैं, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, ओनली x, क्योंकि कोई भी नंबर नहीं बचा है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में डिवाइड कर सके। कॉमन कौन सा नंबर लिया जाता है जो दोनों में डिवाइड हो सके उससे। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है तो सिर्फ ओनली x है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बचा आपका √2x प्लस यहाँ पर बचेगा 5। यहाँ पर सर देखिए √2 और √2 ये दोनों कॉमन निकल आएंगे इसमें से, तो √2x प्लस √2 से √2 कैंसिल, यहाँ बचेगी 5। देखिए ये वाली और ये वाली एकदम सेम हो गई, इसका मतलब क्वेश्चन सही किया है हमने। एक बार एक सेम, जो दोनों सेम है वो ब्रैकेट में, और एक बार ये वाला और ये वाला, तो x प्लस √2 बराबर में 0। तो इसके बराबर 0 रखेंगे जब, तो √2x बराबर माइनस के 5, x बराबर माइनस के 5 बटे √2। और इसको करेंगे जब x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर माइनस के √2। दोनों आंसर्स निकल करके आ गए। ठीक है, इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या था, 2x² माइनस x प्लस 1/8। इसको मैं करा देता हूँ, लास्ट वाले को तुम खुद कर लेना क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको आपके लिए ट्राई करने के लिए होमवर्क में दे देता हूं मैं। ठीक है, इस वाले को मैं कराता हूं। 2x² माइनस x प्लस 1/8। 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर में 0। एक बार रीचेक कर लें। 2x² माइनस x प्लस 1/8। चलिए 2x² माइनस x प्लस 1/8। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सर सबसे पहले जो सॉल्व करने में, इसमें सबसे पहले का काम जो करना है वो ये करना है कि 8 को यहां से हटाओ, तो इसकी फ्रैक्शन को पूरा सॉल्व कर दो। तो 8 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 16x²। 8 का x में करोगे तो 8x, और यहाँ पर इन 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन में कितना आएगा, 8 एकन 8 बराबर 0। 8 का चला जाएगा 0 में। 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर में 0। अब इसके करने हैं फैक्टर सब। तो सर सबसे पहले क्या करोगे, 1 का गुणा करोगे 16 में, 16 का 16, तो नंबर आया हमारे पास 16। अब दो संख्या ऐसी सोचो जिनका गुणा करूं तो 16 आ जाए, जोड़ू या घटाऊं तो 8 आ जाए। तो सर मैंने ऐसी संख्या सोची है 4 और 4। 4 चक 16 हो जाता है गुणा करने पर, और 4 और 4 को जोड़ता हूं तो 8 भी हो जाता है। तो एक कौन से वेक्टर निकल कर आए, 4 और 4, तो इनको यहां लिख देना है 16x²। अब सर माइनस के 8 लाना है तो माइनस के 4 होना चाहिए था, तो माइनस माइनस के मैंने 4 ले लिए दोनों, तो 4 चक 16 करूंगा तो 16 भी हो जाएगा, और -4 माइनस के 8 भी हो जाएगा। क्लियर, इसमें से कॉमन लोगे 4x माइनस के 1। सर इसमें से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 लिख लेंगे, पर किसका है, माइनस का साइन है बाहर की तरफ, तो माइनस का साइन है तो भीतर सब साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस माइनस। अब देखिए ये और ये दोनों सेम हो गए, तो 4x माइनस 1 बराबर में 0, तो 4x बराबर में 1, तो x बराबर में 1/4 हो जाएगा ये। ऐसे सेम 4x माइनस 1 बराबर में 0, 4x बराबर में 1, x बराबर में 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से गुणनखंड विधि को हमको करना है। क्लियर, कोई डाउट कोई क्वेरी होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3।
सभी ने कॉपी पेन तो साथ में लेकर के बैठे ही होंगे। वैसे मैं चाहूँ तो क्वेश्चन दे दूँ एक आपके लिए, करने के लिए कर दोगे? नहीं यार, पर आप लोग पर बोर हो जाओगे हैं। देखो, क्लास के दौरान आप कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, ये आपके लिए एक तरीके से मैंडेटरी है। ठीक है, मैंडेटरी है, आप कॉपी पेन लेकर के बैठो क्लास को। ऐसा नहीं कि जैसे ऑनलाइन क्लास है यार कभी भी ले ली, ऐसे नहीं। एक शेड्यूल फिक्स करो अपना, ठीक है, एक शेड्यूल फिक्स करो कि इस टाइम पे क्लास आई है और इस टाइम पे मुझे देखनी है। ठीक है, उस टाइम पे क्लास को देखते समय अपनी कॉपी पेन अपने साथ रखनी है और एक पूरा मतलब माइंड सेट बनाओ। ठीक है, एक माइंड सेट ऐसा रेडी करो कि क्लास को लेना है और अच्छी तरीके से समझना है। फिर उसमें ये मायने नहीं रखता कि मैं आपके पास में आके पढ़ा रहा हूँ कि आपसे दूर फोन में पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई मायने नहीं रखता। आपको समझ में आना चाहिए, ये सबसे ज्यादा मैंडेटरी है और समझ में आता भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। दुनिया अब देखो, अब क्या है, अब धीरे धीरे जितनी भी आगे तरक्की होगी ना, तो सब ऑनलाइन एजुकेशन चलेगी, ऑफलाइन एजुकेशन धीरे 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 खत्म होती जा रही है। ठीक है, तो ऑनलाइन एजुकेशन भी बेहतर मिलेगी, बेहतर ही मिल रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, बस एक पूरा फोकस के साथ आप क्लास को अटेंड किया करो, जिससे आपको बेनिफिट मिले क्लास का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है सर आपका, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो बहुत सिंपल है। पिछले जब लेक्चर लिया था 3rd चैप्टर के अंदर, तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब हम कोई भी दो संख्याओं के बारे में बात करते हैं तो हम शुरू से, सर हमको जो मैथ्स वाले टीचरों ने अभी तक जो पढ़ाया है वो सर यही पढ़ाया है कि जैसे दो संख्याएं हैं तो मान लो x और y है वो, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट हो, मानने में कोई बुराई नहीं है। तो हमने मान लिया कि माना दो संख्याएं x तथा y है। ठीक है सर, अब हम करेंगे काम कंडीशन के अकॉर्डिंग। कंडीशन यानी क्वेश्चन में लिखा होता है ना, जो प्रश्नानुसार बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। जिनका योग 27 हो, 27 मतलब जोड़ 27 है, योग का मतलब 27 जोड़, और गुणनफल यानी मल्टीप्लाई, x गुणा y बराबर में 182। इतना तो हम सब जानते हैं। अब सर प्रतिस्थापन विधि हमने अच्छी तरीके से सीख ली थी। पहली इक्वेशन में से x का मान निकालेंगे हम, तो x बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस के y, और इसको उठा के किस में रख देना है, इक्वेशन नंबर 2 में। इसको क्या मानते हैं हम 3rd। तो पुट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो x गुणा y बराबर में 182, x की जगह पर 27 माइनस के y इंटू में y बराबर में 182। ठीक है, y का गुणा कीजिए, 27y माइनस के y स्क्वायर बराबर में 182। माइनस का y है, इधर लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो इस वाले पूरे सिस्टम को इधर जंप करा दो, इधर की तरफ। तो ये सब इधर की तरफ जाएगा, तो जो प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो y के स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का, 27 किसमें हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस का 182 तो रहेगा ही। अब सर इसके फैक्टर करने हैं हमको, y स्क्वायर माइनस के 27y प्लस के 182 बराबर में 0। बराबर में 0। तो सर 182 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 182 ही आएगा। अब 182 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको जोड़ो तो 27 आए, गुणा करो तो 182 आए। तो कैसे करोगे, एक तरीका तो ये होता है ढूंढने का कि इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम ले लो, तो 2 नाम 18, 2 एकन 2, 13 सत्ते 91, 7 एकन 7, 7 दूनी 14 और 13। 14 और 13 का गुणा करोगे तो 182 भी आ जाएगा, और 14 और 13 को जोड़ोगे तो 27 भी आ जाएगा।
यानी हमको फैक्टर मिल गए कितने, 13 और 14। दो संख्याएं वैसी मिल गई हैं जिनको जोड़ने पर 27 आ रहा है और गुणा करने पर 182 आ रहा है। तो y स्क्वायर पर लाना माइनस का 27 था, तो माइनस का 27 लाना, तो दोनों को माइनस में लिख देते हैं। ठीक है, दोनों को माइनस में लिख दिया। कॉमन लेंगे तो यहां से कॉमन आएगा y ओनली, तो y माइनस के 14 हो जाएगा। और यहां से सब 13 कॉमन आ जाएगा, 13 का डिवाइड 13 में देंगे तो ओनली y बचेगा। ये माइनस, ये वाली माइनस और ये वाली प्लस, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगी, ये वाली माइनस और ये वाली प्लस, माइनस प्लस माइनस। 13 का 182 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 14 बार। y माइनस 14, y माइनस 14, तो y माइनस 14 बराबर 0। y बराबर कितना आ गया, 14। एक y माइनस 13 बराबर 0, y बराबर कितना आ गया, 13। ये दो संख्या निकल कर आई है, एक 14 है एक 13 है, तो एक इनमें से हो जाएगी x और एक इनमें से हो जाएगी y। किसी को भी आप x मान लीजिए, किसी को भी y मान लीजिए। यानी जो दो संख्याएं हैं वो दो संख्याएं कौन सी हैं, यानी x बराबर 14 तो y बराबर 13। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत आराम से मैंने समझाया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दो क्रमागत धनात्मक, चले आगे की तरफ बढ़ ले, क्वेश्चन को समझ ले अब। चलिए सर, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत क्या चीज होती है सर, क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार। ठीक, जैसे एक के बाद दो आएगा तो दो के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, तो लगातार क्रमागत, क्रम से चल रही हो उसको। तो क्रम से चलने के लिए हमको करना क्या पड़ता है, क्रम से चलने के लिए आगे वाले को जोड़ देना पड़ता है, तो क्रम हो जाता है। जैसे 2 है तो 2 में अब क्रम की बात करूं तो आगे 3 आएगा, तो उसमें एक जोड़ दो तो 3 आ जाएगा। 3 में क्रम की बात करूं तो फिर मैं उसमें एक जोड़ दो तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक जोड़ने पर क्रम चेंज हो जाता है, ऐसा ही कुछ है ना। जैसे अब मैं कहूं 1 2 3 4 5, सभी नंबर्स कैसे हैं, क्रम से लिखे हुए हैं, पर सब में एक चीज कॉमन है कि एक में एक जोड़ा था जब 2 आया था, 2 में एक जोड़ा था 3 आया था, 3 में एक जोड़ा था 4 आया था, 4 में एक जोड़ा था 5 आया था, 5 में एक जोड़ा था 6 आया था, 6 में जोड़ूंगा तो 7 आएगा। यानी एक जो संख्या है और एक को मैं जोड़ दूं किसी के अंदर तो क्रम बनाने था अगले वाले का। तो सेम, तो मैंने दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानने हैं, तो माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक x है तो दूसरा x प्लस 1 बन जाएगा, एक x है तो दूसरा क्या बन जाएगा, x प्लस 1 बन जाएगा, क्योंकि अगर एक x होगा तो दूसरे में एक जोड़ने पर ही तो क्रमागत बनेगा। तो एक x हो गया तो दूसरा x प्लस 1 हो गया। अब कहा क्या गया है, जिनमें वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग, तो इनके वर्ग यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इनके वर्गों का योग कितना है, 365। सर खोल दीजिए फिर इसको, अब क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है सर, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x प्लस 1 बराबर में 365। 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 माइनस के 365, 2x स्क्वायर प्लस के 2x कितना बचा, 364। सर देखिए दो है इसमें, तो दो में इसमें से पहले से ही कॉमन ले लूं, इसको थोड़ा सा हल्का कर लेता हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 182, ये कहां चला जाएगा, डिवाइड में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 182 बराबर में 0। 182 का तो फैक्टर अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, आपको याद है 182 का फैक्टर क्या किया था, 13 और 14। सेम क्वेश्चन है वही, 14x माइनस के 13x 182, एलसी कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस के 14, x प्लस 14 x प्लस 14, x प्लस 14 बराबर में 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 14,
माइनस की वैल्यू को हम लेते नहीं है, फिर हमको किसको लेना पड़ेगा, x माइनस 13 बराबर में 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 13। तो सर पहली क्रमांक संख्या अगर 13 निकल कर आई है तो अगली क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी, और ये आपके आंसर निकल करके आ जाएगी। क्रमांक संख्या पूछी थी, जब एक 13 है तो अगली वाली 14 ही तो होगी। ठीक है, क्लियर, आगे की तरफ बढ़े, जल्दी फटाफट बताइए, जल्दी से फटाफट से थम्स अप का साइन शेयर कीजिए जिससे मेरी समझ में आए, आप लोग सभी लोग क्लास को एंजॉय कर लो, अच्छी तरीके से समझ में क्लास आ रही है। चलिए अभी तक जिन जो चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया यार, इतना करने पर भी तो जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इतना टाइम मत लगाओ यार, बच्चे थोड़ी हो आप सभी लोग, अब तो बड़ी क्लास में आ गए यार, 10th क्लास बड़ी क्लास होती है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बार बार कहना ना पड़े मुझे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो अगर आपके काम की चीज है तो, और आपके काम की चीज ये है 10th क्लास, तो आपके काम की ही है, पास नहीं होना आपको। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो चैनल पर रहे हैं प्लीज, और वीडियो को शेयर कर दीजिए आप अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे उनका भी फायदा हो और थोड़ा बहुत मेरे को भी लोग जान ले कि पढ़ाई चल रही है, तो उनके लिए भी बेनिफिट है और अपने लिए भी। ठीक है, चलिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, सर समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज सर्वप्रथम समकोण त्रिभुज ऐसा कोण जो एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है। अच्छा नहीं लगा ना, चलिए अच्छा वाला बनाते हैं, देखूं है कि नहीं अपने पास, ट्रायंगल्स है भाई मेरे भाई, कौन से कलर में बनाऊं, पीला कलर, कृष्ण भगवान का प्रिय कलर पीला। चलिए ये काफी है इतना बड़ा, चलिए ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज, इसको मान लेते हैं ए, ये है अपना बी और ये है अपना सी, और राइट एंगल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब सर क्या कहा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सर ऊंचाई क्या होती है, ये वाली ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार क्या है, ये वाला, तो इससे 7 सेंटीमीटर ऊंचाई कम है। अगर मैं इसको मान लेता हूं x, आधार को मैंने मान लिया x, तो ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि x माइनस के 7 हो जाएगा। क्या हो रहा है भाई, x माइनस के 7 हो जाएगा। ठीक है, ये x है तो ये x माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम करनी है, तो कम कर दिया। कर्ण कितने का है, कर्ण है 13 सेंटीमीटर का, कर्ण जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण, 13 सेंटीमीटर का। तो अन्य दो भुजाओं को ज्ञात कीजिए, सिंपल है। तो सर हमने हाई स्कूल तो अभी चालू की ही है, 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती थी वो, किसी को याद है, वो होती थी सर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यही होती थी। अब हमको तो किसी से कुछ में मतलब नहीं है, दुनिया भाड़ में जाए, हमको तो सिर्फ एक थ्योरम लगानी है, जो चीज दी हुई है उसको करना है। देखो ये क्या होता है अपना, ये होता है अपना लंब, क्या होता है, लंब होता है। ये क्या होता है सर अपना आधार, ये क्या होता है, आधार होता है। और ये क्या होता है सर, कर्ण। चलिए तो इसको पुट करें तो कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, लंब यानी कि x माइनस 7, आधार यानी कि x। ठीक है, समझ रहे हो ना अभी, जहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 13 का स्क्वायर सर 169, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 49 माइनस 2, a की जगह पर x, b की जगह पर 7, 169
7 दूनी 14x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाता है 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49। इस 169 को इधर ट्रांसफर कर दूं तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस के 49 और ये आएगा माइनस के 169 बराबर में 0। लास्ट बराबर 0 बचेगी। सॉल्व करें तो 2x स्क्वायर माइनस 14x 169 में से 49 जाएगा तो कितने बचेगा 120 प्लस 49 169 ही होता है। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, थोड़ा सा हल्का कर लो इस क्वेश्चन को, ज्यादा लंबी लंबी डिजिट है तो 2 ये 7x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 60। एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर में 0। ठीक है, अब इसके करने हैं फैक्टर गुणनखंड। तो गुणनखंड जब 60 है, 60 का सोचो कुछ ऐसा कि गुणा करने पर 60 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए 7। तो 60 का होता है 12 गुणा 5, 12 पंजे 60। 12 में से 5 को माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। मिल गई हमारी दो संख्याएं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के 5x, क्योंकि माइनस की संख्या 7 माइनस की 7 लेके आनी है तो माइनस वाली संख्या बड़ी रखनी पड़ेगी। अगर प्लस के 7 लानी होती तो प्लस की 12 जो है प्लस की रखनी पड़ती और माइनस ये करनी पड़ती। यानी अगर आंसर माइनस में लाना है तो बड़ी संख्या माइनस में, अगर प्लस में लाना है तो बड़ी संख्या प्लस में। ठीक है, अब देखो इसमें से कॉमन लेते हैं तो कितना आएगा x माइनस के 12, इसमें से कॉमन लेते हैं 5 x माइनस की 12, x माइनस 12 x माइनस 12 x माइनस 12 और ये हो जाएगा x और 5 x प्लस 5। x प्लस 5 बराबर में 0। ठीक है, अब हमको x माइनस 12 बराबर 0 रखना है तो x बराबर कितना आ जाएगा क्या हो रहा है x बराबर कितना आ जाएगा 12 और x प्लस 5 बराबर 0 रखूं तो x बराबर कितना आ जाएगा -5। माइनस की वैल्यू को हमको लेना नहीं है, लेना किसको है 12 को। तो जो आधार है वो कितना निकल करके आया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो आधार कितना हो गया, आधार हो गया 12 सेंटीमीटर। क्या हो रहा है यार, ये बार बार ये डिस्टर्ब क्यों हो रहा है। चलिए, आधार कितना हो गया 12 सेंटीमीटर का। ओके, अब लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा x माइनस 7 यानी 12 माइनस के 7 यानी कितना हो जाएगा 5। क्लियर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान से टॉपिक्स, छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए आगे मूव करें अब अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है एक, शायद मेरे हिसाब से इस एक्सरसाइज का, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। इसको और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। चलिए, है ना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक कुटीर उद्योग वन मिनट, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, मतलब निर्माण लागत जो है 2 गुने से 3 अधिक है, उसके 2 गुने से 3 अधिक है। तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत
90 रुपए कितनी थी? 90 थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं इसकी निर्माण लागत x थी, यानी जो शुरुआत के दिनों में थी निर्माण लागत कितनी है? निर्माण बर्तनों की संख्या मान लेते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, ठीक है, माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या मान लेते हैं सर x है। कितनी है? x है। तो एक विशेष दिन, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि नग, प्रत्येक नग की निर्माण लागत तो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के विशेष दिन, यहां लिख दिया मैंने विशेष दिन, क्या देखा गया कि जो निर्माण लागत थी उस दिन क्या थी? बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, यानी 2 से गुणा कर दिया, 2x हो गया, 3 अधिक थी। तो ये स्पेशल दिन की जो निकल कर आई है। ठीक है, अब उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी? तो कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत कितनी? 90 रुपए। इस हिसाब से निर्माण लागत कितनी हो जाएगी? x इंटू 2x प्लस 3, यानी उस विशेष दिन की और इंटू में एक बर्तनों की संख्याओं की, बराबर में 90। इसका मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर प्लस के 3x बराबर में 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 90 बराबर में 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप करोगे सॉल्व होमवर्क में और इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। ठीक है।